हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और हम आज फोर्थ पार्ट में हैं जल महल के रहस्य के। तो आइए जानते हैं कि आगे क्या हुआ। इधर भेड़िए ने सिम्मी पर छलांग मारी और उधर से कोई और जीव दूसरी दिशा से हौज में कूद पड़ा और वे दोनों हवा में ही टकराए और जोर की आवाज के साथ नीचे गिरकर गुत्थम गुत्था हो गए। नीचे दोनों के बीच भयानक युद्ध आरंभ हो गया। सिमी अब जोर जोर से रोने लगी। उसे अपने प्राणों के लाले पड़े हुए थे। दूसरे जीव के अप्रत्याशित आगमन से तत्कालिक रूप से सिम्मी की जान बच गई थी, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाती। आखिर दोनों में से एक के हाथों तो उसे मरना ही था। इस बीच आकाश से एक बड़े से बादल का टुकड़ा हटा और एक तार की हल्की सी रोशनी हौज में आ पड़ी। और ये देखकर सिम्मी बुरी तरह घबरा गई कि भेड़िए से लड़ने वाला दूसरा जीव कोई चौपाया ना होकर उसी की तरह हार्ड मांस से बना था। उसका ऊपर का शरीर नग्न था, पर कमर के नीचे उसने अपने शरीर पर पुरातन कालीन वस्त्र पहने थे। भेड़िया उसे जगह जगह से उछलकर काट रहा था और उसने भी भेड़िए को अच्छी टक्कर दे रखी थी। अचानक उसने अपने बलिष्ठ पंजों से भेड़ियों की गर्दन दबोच ली और पूरी शक्ति लगाकर दबाने लगा। भेड़िया बहुत कोशिश के बाद भी उसके चंगुल से छूटने में नाकाम रहा। थोड़ी ही देर में भेड़िए की आंखें उसकी कटोरियों से बाहर निकल आईं और उसने प्राण त्याग दिए। वह बला का बहादुर इंसान खुद भी गिर पड़ा और जोर जोर से हाँफने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उसकी भी शक्ति चुक गई है। अब धीरे धीरे सिम्मी की आंखें अंधेरे में देखने का अभ्यस्त हो रही थी। उसने भूमि पर पड़े उस आदमी को ध्यान से देखना शुरू किया जिसने निहत्थे हाथों से ही एक खूंखार जंगली भेड़िए को मार दिया था। उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी मूछें थी और वह कसरती बदन का स्वामी था। उसके चेहरे पर सौम्यता और कठोरता का ऐसा मिश्रण था कि सिम्मी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। वह घिसटती हुई उस इंसान के पास आई जिसने उसे निश्चित मौत से बचाया था और उसकी नब्ज छूकर उसकी तबीयत के बारे में अनुमान लगाने लगी। अचानक उस व्यक्ति ने आंखें खोल दी और अपनी बलिष्ठ उंगलियों से सिम्मी की कलाई जकड़ ली। सिम्मी डर के मारे जोर से चीखने को हुई कि उसने सिम्मी को चुप रहने का इशारा किया। न जाने उसकी आंखों में कौन से आश्चर्य से प्रदान करने के भाव थे कि सिम्मी सिटपिटाकर चुप हो गई। अगर चीखोगी तो और जानवर आ जाएंगे। वह बोला, चुप रहो, मैं तुम्हें निकालता हूँ। इतना कहकर उसने एक छलांग मारी और बाहर निकल गया। सिम्मी उसका बल पुरुष देखकर चकित रह गई। बाहर निकलकर उसने अपना एक हाथ सिम्मी की तरफ बढ़ाया, जिसे सिम्मी ने कसकर थाम लिया और बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। किसी तरह बाहर निकलने तक सिम्मी निढाल हो चुकी थी। उस व्यक्ति ने सिम्मी से चलने को कहा तो वह कराकर लेट गई। उसका पांव चलने की हालत में ही नहीं था। उस व्यक्ति ने चिंतित भाव से चारों तरफ देखा। अगर भेड़ियों की फौज आ जाती तो इन दोनों का बचना असंभव हो जाता। अचानक उसने ऐसा काम किया जिसने सिम्मी को चौंका दिया। उस आदमी ने सिम्मी को झपट कर कंधे पर उठा लिया। सिम्मी के मुंह से एक घुटी हुई चीख निकल पड़ी, लेकिन वह असहाय थी। उसका पैर खूब दर्द कर रहा था। वह व्यक्ति अत्यंत तेजी से उसे यूं उठाकर चल रहा था मानो उसके कंधे पर कोई नौजवान युवती ना होकर प्लास्टिक की गुड़िया हो। उसने लंबा घेरा काटकर दीवार की दूसरी तरफ जाकर सिम्मी को आहिस्ते से भूमि पर रख दिया और खुद दीवार के एक पत्थर को टटोलने सा लगा। ये देखकर सिम्मी की आंखें चौड़ी हो गईं कि उसके द्वारा एक पत्थर को दबाए जाने से दीवार
में एक रास्ता उत्पन्न होने लगा और धीरे धीरे उसमें इतनी चौड़ी दरार हो गई कि एक आदमी उसमें सरलता से चल सके। उसने फिर सिम्मी को कंधे पर लाद दिया और भीतर प्रविष्ट हो गया। भीतर जाने पर उसने पाँव से कुछ किया तो इनके पीछे दरार बंद होने लगी। सिम्मी असहाय उसके कंधे पर पड़ी देखते रहने के सिवा और कर भी क्या सकती थी। भीतर दृश्य देखकर सिम्मी चकित रह गई। अंदर तो एक पूरी दुनिया बसी हुई थी। यह एक मध्ययुगीन शहर जैसा लग रहा था। मिट्टी की बनी कच्ची सड़क के दोनों तरफ टीन टप्पर की दुकानें बनी हुई थी, जिनमें मैले कुचैले स्त्री पुरुष सौदे सुलभ के सामान लिए बैठे थे और उसने भी गए गुजरे दिखाई पड़ते ग्राहक जगह जगह मोल भाव कर रहे थे। सिम्मी ने पाया कि उसे कंधे पर उठाए चल रहे व्यक्ति को देखते ही भीड़ काई की तरह फट जाती थी और लोग इसके सम्मान में झुक जाते थे। हे भगवान, ये क्या गोरख धंधा था। सिम्मी अपने भविष्य को लेकर चिंतित थी। न जाने उसके साथ क्या बर्ताव होना था। न जाने किस बुरी घड़ी में वह अमेरिका का सुखी जीवन छोड़कर इंडिया आई। सिम्मी सुबकने लगी। अभी तक वह यही नहीं समझ पाई थी कि उसे उठाकर चलने वाला व्यक्ति उसका शुभचिंतक है या शत्रु। इतने में बाजार खत्म हो गया और निवासी झोपड़ियां नजर आने लगीं। उन झोपड़ों के बाहर नंग धड़ंग बच्चे खेल कूद रहे थे। कुछ के बाहर आदिवासी स्त्रियां बैठी कुछ घरेलू काम कर रही थी और पुरुष मवेशी वगैरह संभाल रहे थे। मज़े की बात यह है कि सभी भी इस व्यक्ति को बेहद सम्मान दे रहे थे। सिम्मी ने सोचा कि हो ना हो यह आदमी कोई महत्वपूर्ण ओहदे पर होगा। तभी दूर कहीं एक विशाल झोपड़ा दिखाई पड़ा, जिसका गुम्बद सभी झोपड़ियों से ऊंचा था और उसके शिखर पर एक काले रंग का झंडा फहरा रहा था, जिस झंडे पर चूने से बनी दो आंखें बनी हुई थी, जो मानो आग सी उगल रही थी। सिम्मी उन आंखों को देखकर सहम गई और उसने अपनी आंखें मूंद ली। था सिम्मी को कंधे पर उठाए जैसे ही विशाल झोपड़े के द्वार पर पहुंचा, वहां खड़े दो सुरक्षा रक्षकों ने उसका अभिवादन किया। उसने अपने सिर को हल्का सा खम दिया और भीतर प्रविष्ट हो गया। भीतर वह सीधे अंतःपुर में जा पहुंचा, जहां अनेक स्त्रियां पुरातन कालीन वस्त्र पहनी हुए उपस्थित थीं। उस व्यक्ति ने सिम्मी को ले जाकर वहां एक विशालकाय सजे हुए पलंग पर हौले से बिठा दिया। एक सांवली सलोनी अधेड़ स्त्री, जो निश्चित ही अपनी जवानी में बला की आकर्षक रही होगी और जो अपनी चाल ढाल और देह भाषा तथा श्रृंगार आदि से सबकी प्रमुख लग रही थी, वह आगे आई और सरदार से बोली, मान्यवर, कौन है यह? वह व्यक्ति कुछ क्षण उसे घूरता रहा, फिर जब बोला तो उसकी आवाज़ में बला की तेजी और आतुरता परिलक्षित हो रही थी। सूरजा, सूरजा, क्या सच में तुम नहीं पहचान रही हो? क्या सच में? अब वह स्त्री उसे सूरजा संबोधन दिए जा रहा था। वह सिम्मी के पास आकर यूं देखने लगी मानो पहचानने की कोशिश कर रही हो। अचानक उसकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। उसने मुंह से एक सिसकारी निकाली और वह जोर से चीख मारकर रो पड़ी, कान्हा, मेरी बच्ची। वह दहाड़ मारकर सिम्मी को गोद में भरकर रोने लगी। सिम्मी एकदम घबरा गई। ये औरत उसे कान्हा क्यों बोल रही है? मैं सिम्मी हूँ, उसने सिसकते हुए कहा। नहीं मेरी बच्ची, तू कान्हा है, मेरे जिगर का टुकड़ा। वह औरत फूट फूट कर रोती हुई बोली, तू अपने बापू अंगारा को नहीं पहचानती? देख, उसने बलिष्ठ व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए कहा। सिम्मी ने चौंक कर उस व्यक्ति की ओर देखा।
जिसने उसे भेड़िए से बचाया था और कंधे पर लाद कर यहाँ तक लाया था। बापू, उसके मुंह से निकला। फिर वह बोली, मेरे पापा का नाम गोपालधर शर्मा है और वे वन विभाग में काम करते हैं। मैं अमेरिका में पढ़ती हूँ और शोध के लिए यहाँ आई हूँ। आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? नहीं मेरी लाडली, सुरजा रोती हुई बोली, तू मेरी कान्हा है। हम जन्म जन्म से तेरे माता पिता हैं। मैं कान्हा कैसे हो सकती हूँ? सिम्मी बोली। अभी शाम को सोमू बता रहा था कि कान्हा और राजा त्रिभुवन को मरे कितना जमाना बीत गया और अंगारा भी तो राजा त्रिभुवन से हुए युद्ध में मारा गया था। तो आप किसे अंगारा बोल रही हैं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बेटी, अब अंगारा की दमदार आवाज गूंजी। मैं वही बदनसीब अंगारा हूँ जो सदियों पहले राजा त्रिभुवन से लड़ते हुए मारा गया था। लेकिन इस दुनिया में कोई जीता नहीं, कोई मरता नहीं, केवल स्थान परिवर्तन होता है। मैं, तुम, त्रिभुवन, तमाल सभी जीवित हैं। हम सब ने कभी जन्मे न कभी मरे, बस रूप रंग स्थान बदलता रहता है। हे भगवान, सिम्मी चिल्ला पड़ी, ये कैसे हो सकता है? यही होता है और होता रहेगा बच्ची, अंगारा बोला। धीरज रखो, तुम सब समझ जाओगी। दोस्तों, क्या सिम्मी इस गोरख धंधे को समझ सकी? हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon to latest updates. Thank you for watching. Bye bye.